नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप लोग का आज का जो पेपर था वो एसएमएफई का पेपर था और काफ़ी अच्छा भी गया है, काफ़ी लोग बता रहे हैं। अगर आप इस पेपर में न्यूमेरिकल नहीं करते तब पर भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाता। ठीक है। बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, कुछ लोग न्यूमेरिकल किए भी हैं, एक किए हैं, एक छोड़ दिए हैं। क्योंकि फैक्टिव स्ट्रेस से कॉन्सेप्ट केवल बताया गया था, तो न्यूमेरिकल नहीं बताया गया था उससे, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं था कि हाँ न्यूमेरिकल इससे आए, कॉन्सेप्ट बस था। लेकिन अगर करना चाहते तो आप कर सकते थे, बहुत वो भी इजी न्यूमेरिकल था। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग ज़्यादातर थ्योरी ही किए होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है, देखिए एक चीज़ और यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि हिंदी पेपर और इंग्लिश पेपर अगर हम देखें तो दोनों पेपर सेम मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ टर्म है, जैसे वहां पर कंपैक्शन वाले में वहां संघनन लिख दिया है, यहाँ कंपैक्शन लिख दिया है। संघनन लिखना चाहिए था उसको, ये भी उन्होंने गड़बड़ी की कर दिया। दूसरा, यहाँ पर जो 16 मीटर वहां पर लिए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, इंग्लिश वाले पेपर में वहां 6 मीटर लिए हैं, ये भी एक जो है प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, तो अगर देखें तो पेपर एकदम मैच नहीं कर रहा है। यहाँ अपेक्षिक घनत्व तो है, वहां पर रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम है। तो कई पेपर में कुछ न कुछ यहाँ पर कमियां रह गई हैं, तो कोई बात नहीं। वैसे इंग्लिश वाला पेपर ही हमेशा मान्य होता है, ये हमेशा कहा गया है कि इंग्लिश वाले पेपर से ही हमेशा सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। तो इसलिए इंग्लिश वाले पेपर को भी ध्यान में रख के सॉल्व करना होता है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं जो क्वेश्चन आए हैं पहले तो। अच्छा, इस जो है ध्यान से देखिएगा। इस जो है पेपर में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ये देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक करके। और इसमें जो न्यूमेरिकल है उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। सो फार्मूला भी बताए थे आपको, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए, लिक्विडिटी इंडेक्स निकालने के लिए, ये सारी फार्मूले आपको बताए भी थे, बहुत सारे लोग किए हैं। 25% आंसर आया है उसमें। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। और लास्ट में जो है अभी मैं बता दूंगा कैसे वेस्ट वाटर इरिगेशन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको कल पेपर है उसकी कैसे प्रैक्टिस करना है, अभी उसको भी बात बता दूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि करके पहले समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है यहाँ पर किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। दो भाग का उत्तर देना था, जिसमें पहला पूछा है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदा की चर्चा कीजिए तथा उनके इंजीनियरिंग प्रयोग भी समझाइए। तो मैं आपको ना शुरू में ही पहली क्लास में, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चाहे पेड हो, वहां पर सभी प्रकार की सॉइल के बारे में बता दिया हूँ। रेसिडुअल सॉइल के बारे में भी बताया हूँ और ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल के बारे में भी बताया हूँ। एक मैप भी बनवाया था पेड क्लास में, उसमें भी दिखाया था कौन कौन सी सॉइल किस जगह पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये लगभग आपका क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाता और लिखे भी होंगे बहुत सारे लोग। अलग अलग टाइप की सॉइल दिए लिए थे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वाले में बहुत सारे अलग अलग जो है पानी के द्वारा, हवा के द्वारा बहुत सारी सॉइलों के बारे में लिखवाए थे। तो आप लिख देते, 8-10 सॉइल लिख देते, तब पर भी काम हो जाता आपका। ठीक है, स्पष्ट चित्र के साथ मृदा की 3 स्तरीय स्वरूप को दर्शाइए व समझाइए। ये 3 फेज आपको बताए भी थे, जिसमें आपका सॉइल है, ठोस कण है और एयर तीनों रहता है। उसके बारे में यहाँ पर बताना था कि 3 फेज हम जो बनाते हैं डायग्राम, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताना था सॉइल के, ये भी करवाया था। निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित कीजिए। संतृप्त इकाई गामा सेचुरेशन ई जी, पानी के इकाई गामा जो है एन, तथा पानी की मात्रा यहाँ बताना है। तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन यहाँ पर आया है, बट अगर आप 2 क्वेश्चन करते तो आराम से कर लेते, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, आराम से, आसानी से, और ज्यादातर लोग यही 2 किए भी होंगे, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर अगर हम दो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जरा सा, अटरबर्ग सीमाएं क्या है, सभी सीमाएं लिखिए। तो 3 सीमाएं हैं, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। तो बकायदा इसका चित्र बना के आप बता भी देते और समझा भी देते, लिख भी देते, तो आसानी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर एक आ जाता है, क्वेश्चन नंबर मृदा अपेक्षिक घनत्व को समझाइए। यहाँ पर देखिए अपेक्षिक घनत्व कहा है, अगर इसको हम इंग्लिश में देखें तो स्पेसिफिक डेंसिटी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक डेंसिटी इसको कहेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश वाला पेपर आप लेते हैं तो इंग्लिश वाले पेपर में लिखा है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो ये जो अपेक्षिक घनत्व है, तो दोनों का हिंदी इंग्लिश में ना परिवर्तन चेंज है। देखिए, अगर स्पेसिफिक डेंसिटी को लिखना चाहें, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको स्पेसिफिक डेंसिटी के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वहां पर हम लोग मास वगैरह लें तो हम मास वगैरह निकाल के, अगर हम लोग क्या निकालें, डेंसिटी निकालें, और उस डेंसिटी से क्या करें, स्पेसिफिक डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है,
और इंग्लिश में जो है लिखा है रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी वाला दूसरा फार्मूला होता है, वो होता है ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये वाला होता है वो रिलेटिव डेंसिटी, ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब सोचिए कि पेपर बनाने वाले भी ने ध्यान नहीं दिया कि यार हम दे क्या रहे हैं, अगर इस हिंदी लेकिन इंग्लिश वाले पेपर माने होता है तो ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। बट अगर आप हिंदी पेपर किए हैं तो यही लिखिए, अब देखिए वो लोग कॉपी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, उन पर डिपेंड है ये, वो करेंगे क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला न्यूमेरिकल, अगर जितने लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, जितने फार्मूले आप अगर रटे होंगे तो ये न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते थे। कृषि मृदा नमूने के नेचुरल वाटर कंटेंट 35% दिया गया है, लिक्विड लिमिट 65% दिया गया है, प्लास्टिक लिमिट 25% दिया गया है, तरलता सूचकांक यानी कि लिक्विडिटी इंडेक्स आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तरलता सूचकांक लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ रहा है। लिक्विडिटी इंडेक्स फार्मूला क्या होता है, नॉर्मल वाटर कंटेंट माइनस लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपान आईपी यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स, क्या, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब ये जो आईपी होता है, आईपी होता है आपका लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। अब आप इसी में रखकर निकाल सकते हैं आसानी से, जब आप इसमें रखकर निकालेंगे तो वाटर कंटेंट, नॉर्मल वाटर कंटेंट 0.35, देखिए हमेशा रखते समय परसेंटेज में ना रखिए, दशमलव में रखिए, ठीक है, डिवाइड करके 100 से। और प्लास्टिक लिमिट हमारा यहाँ पर जो है 25%, 0.25% और 0.25, ठीक, 0.25 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करिए, डिवाइड करके आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स को आप लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट लिख सकते हैं, लिक्विड लिमिट 0.65 माइनस 0.25। इस तरह का न्यूमेरिकल में एक करवाया था, आपको अगर याद हो तो जरा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल करवाया था वहां पर आपको मैं लिक्विडिटी इंडेक्स भी निकलवाया था, ठीक है, वहां पर प्लास्टिक इंडेक्स निकलवाया था, सॉरी, वहां पर केवल प्लास्टिक इंडेक्स निकलवाया था। और मैं ये भी बताया था कि और भी फार्मूले हैं, इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो उसी टाइप के बस क्या किया, बदल दिया, बोल दिया प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालिए। तो अब यहां पर जब आप निकालेंगे तो यह आएगा 0.25 यानी कि 25% आंसर इसका आ जाएगा। तो जिसका 25% आ रहा होगा वो आसानी से मतलब नंबर उसको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप अगर चाहते ना तो ब न करके सिर्फ अ और स कर देते, तब पर भी 10 नंबर का एकदम सॉलिड नंबर मिलता, एकदम सॉलिड नंबर मिलता, ठीक है। चलिए तो आगे नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहां पर जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर अगर 3 पर यहां पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर देखिए, ये मैं आप लोग को हमेशा बताया हूं कि ये जो है, ये देखिए आपको हमेशा बताया हूं कि ये जो है, एक मिनट, अरे यार ये तो पूरा कट हो गया, ओहो, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे रफ कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 3 वाले में डार्सी लॉ को समझाइए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। बहुत इजी है ये, एकदम रटा हुआ होगा, मैं बोला था कि डार्सी लॉ तो एकदम रट डालिए, एकदम मोस्ट है, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज डार्सी लॉ, यही है ना, यही नियम उनका कहता है। और इसकी सीमाएं क्या है, तो लिमिटेशंस आप आसानी से लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखवाए भी हैं, ठीक है। मोटी मिट्टी की पारगम्यता निर्धारित करने के लिए निरंतर शीर्ष पारगम्यता यानी कांस्टेंट हेड विधि बताना है। 2 विधि आपको बताए थे, कराए भी थे, और ये भी बताए थे कि जो पहली विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण विधि है, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी वाला। वेरिएबल हेड महत्वपूर्ण नहीं है, उसको मैं सरसरी नजर से पढ़ा दिया था, ये वाला ज्यादा फोकस करके पढ़ाया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी, तो वही आ गया टेस्ट, ठीक है, उठा के ये भी वही सब आ गया है एकदम, अगर देखे ना तो पेपर बहुत अच्छा आया था। अब ये वाला मृदा में रिसाव वेग, ये क्या है, सीपेज वेलोसिटी इसको बोलते हैं हम लोग, सीपेज वेलोसिटी मतलब वीएस से नाम से जानते हैं इसको, सीपेज वेलोसिटी। और एक है यहां पर जो है प्रवाह वेग यानी फ्लो वेलोसिटी। तो फ्लो वेलोसिटी क्या होता है और सीपेज वेलोसिटी, इसी पर चर्चा करना था, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपका नहीं हुआ था क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए नहीं पढ़ाया था।
एसएमएफई के सिलेबस में है, यानी कि अगर बीटेक में देखते तो ये था, बट यहां पर पूछ लिया, अगली बार से और ज्यादा फोकस किया जाएगा और चीजों पर कि भाई अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बट आप ये 2 क्वेश्चन करके आप आसानी से नंबर 10 नंबर पा सकते थे, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है। ठीक है, यही किए भी होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं सबसे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग यहां पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए। बस ये भी एकदम आउटे क्वेश्चन है, मैं बताया था ना कि रट डालो, आप 2-3 टेस्ट रट डालो। आज सुबह भी हमारे पास कॉल किए थे 1-2 लड़के, बोले सर आप केवल सिर्फ 2-3 टेस्ट बता दीजिए पढ़ लें। हमने कहा भैया डायरेक्ट सीयर टेस्ट पढ़ लो और परमिबिलिटी वाले में कांस्टेंट पढ़ लो, वही सब देखो आ भी गया। अब वो लड़का खुश भी हुआ होगा, फोन भी करेगा। ठीक है, तो यहां पर मिट्टी के नमूने की अपरूपण शक्ति, सीयर क्या बनाना, सीयर स्ट्रेंथ बताना है, प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायरेक्ट सीयर टेस्ट। 25 तो टेस्ट पढ़ने से अच्छा मैं बोला था सिर्फ डायरेक्ट सीयर टेस्ट पढ़ लो। ठीक है, और इसका आरेख भी बनाने के लिए बताया था कि कैसे ये जो हम बनाते हैं यहां पर आरेख, ये भी बताया था कि इस तरह से, यानी कि सी ये एंगल फाई, इस तरह से आरेख भी बनवाया था डायरेक्ट सीयर टेस्ट। डायरेक्ट सीयर टेस्ट को हम बॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं, बॉक्स सीयर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट करवाया भी था बहुत बेहतरीन तरीके से, मोस्ट में भी करवाया हूं, पेड में भी अच्छा खासा बताया था। क्वेश्चन नंबर भाई ये जो देख रहे हैं आप ना, क्षेत्र का अनुपात, रिकवरी अनुपात और उनका महत्व, ये क्वेश्चन जो कोई नहीं अटेम्प्ट किया होगा मुझे पता, क्योंकि ये पढ़ाया नहीं गया था। अगर इसको हम देखें तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉइल एक्सप्लोरेशन में है, सॉइल एक्सप्लोरेशन जो चैप्टर है ये। अब जरा सोचिए कि पहली बार क्वेश्चन यहां पर पूछा है उसमें पहली बार एक क्वेश्चन पूछा था, इसलिए इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी ये क्वेश्चन पूछ सकता था। ठीक है, चलिए इस पर भी चर्चा कर लेंगे अगर आपको समय मिलेगा कभी तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं करते तब पर भी काम होता, लेकिन ये तो कर सकते थे आप, ये भी आप इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह इससे निकाल सकते थे। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, यहां पर 6 मीटर की गहराई कह रहा है और इंग्लिश वाले पेपर देखेंगे तो उसमें 16 मीटर गहराई कह रहा है। अब सोचिए आप कौन सा लेंगे। तो भैया मैं आपको बता दूं, आप 16 मीटर वाला लेना है, इंग्लिश वाला पेपर, ज्यादातर इंग्लिश वाले ही पेपर का मान्य होता है, हिंदी वाले पेपर का मान्य नहीं होता। तो इसमें सभी लोग थोड़ा सा लैग किए होंगे, क्योंकि इसमें रिकवरी रेशियो भी नहीं किए होंगे और ये न्यूमेरिकल भी सही से नहीं कर पाए होंगे। अगर इस न्यूमेरिकल को आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते थे, यानी कि क्वेश्चन जो यहाँ पर इंग्लिश वाले पेपर से अगर देखें तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से कर सकते थे कि ये हमारा क्या करते थे, ये ग्राउंड लेवल बना लेते यहाँ पर ऐसे। ग्राउंड लेवल बनाने के बाद जरा देखिए, ग्राउंड लेवल बनाने के बाद यहां पर आप दिखा देते कि ये जो है पूरी गहराई, यानी कि ये जो गहराई है यहाँ नीचे की, ये पूरी गहराई क्या है, यहाँ पर इंग्लिश वाले पेपर से कर रहे हैं 16 मीटर बिलो है। ठीक है, ये 16 मीटर बिलो है और यहां पर कहा जा रहा है कि 4 मीटर गहराई पर यहाँ पर क्या है, इसका वाटर टेबल है, यही कहा जा रहा है। तो 4 मीटर गहराई पर इसका वाटर टेबल यहाँ पर है ऐसे, और यहाँ पर जो गामा बल्क कहा गया है वो गामा बल्क यहाँ पर रहेगा जहां पर पानी नहीं है, तो ये होगा 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर गामा सैचुरेशन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 19.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टोटल स्ट्रेस निकाल देंगे। टोटल स्ट्रेस जो हम लोग निकालते हैं वो निकालेंगे कैसे, कि ये हमारी गहराई हो गई और ये हमारा क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। तो गहराई और डेंसिटी से जब गुणा करेंगे तो स्ट्रेस हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहां पर सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं, पहले ये 4 मीटर वाला निकालेंगे तो 4 गुणे 16.5 प्लस उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा 12 मीटर। ठीक है, ये 12 मीटर, तो 12 गुणे जो है गुणे 19.4 ये निकाल लीजिए, आपका ये आ गया आएगा। ठीक है, उसके बाद पोर वाट न्यूट्रल स्ट्रेस निकाल लीजिए, न्यूट्रल भी पूछ रहा है। न्यूट्रल स्ट्रेस जब आप निकालते हैं तो ये आपका निकल के आ जाएगा U इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू जो ये पानी यहाँ पर पूरा वाटर टेबल नीचे है यानी 12 मीटर तक, तो यहाँ पर ये HW कर सकते हैं, और ये गामा W क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू ये हो जाएगा 12 मीटर, तो ये हो जाएगा 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर अभी निकाल लेते हैं इसको भी जरा सा। ठीक है, इसको भी आंसर निकाल लेते हैं। तो 4 गुणे 16.5 प्लस 12 गुणे 19.4, ठीक है, ये निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 298। ठीक है, 298.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
अब यहां पर ये तुम्हारा क्या आ गया, अब इफेक्टिव स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस ये 16 मीटर वाला करके लगा रहे हैं, और 16 वाला जहां तक हमें मान्य ये लोग करेंगे क्योंकि इंग्लिश पेपर ही मान्य होता है। तो ये हो जाएगा आपका 298.8 माइनस 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोग को, ठीक है, पेपर को ध्यान से बनाना चाहिए था। ठीक, 120 178 आएगा इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये इतना क्वेश्चन सॉल्व करना था, 5 नंबर आपको मिलता। टोटल स्ट्रेस इतना आएगा, ये आया टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस इतना आया, इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल स्ट्रेस, तो हमारा ये इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाता। ठीक है, यही क्वेश्चन यहां पर पूछा था और कुछ पूछा नहीं था, यही करना था। अगर जो 16 मीटर करके किया होगा उसका आंसर सही होगा। 6 मीटर वाला अगर करेंगे तो ये 2 मीटर हो जाएगा और आंसर फिर उस हिसाब से अलग अलग आने लगेगा। तो वैसे इंग्लिश पेपर ही मान होता है, इसलिए मैं ऐसा बताया हूं, बट ये हमें नहीं लगता कि क्वेश्चन वो क्या करेंगे, देखते हैं। अब आगे यहां पर बात करते हैं, आगे यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 वाला पार्ट आप आसानी से कर सकते थे, एकदम रटा हुआ रहा होगा। ठीक है, 5 वाले पार्ट करने में कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 वाले में देखिए, संघनन को समझाइए, यही प्रॉब्लम किया होगा कुछ लोगों को। कुछ लोग को यहाँ संघनन को समझाइए लिखा है, कुछ लोग इसको कंसोलिडेशन समझ के समझा दिए होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ शून्य रेखा कहाँ है, तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि कंपैक्शन वाला सर पढ़ाए थे कि कंपैक्शन क्या है, और उसमें जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट किए थे सर, तो उसमें 0 एयर वैट्स लाइन भी बनवाए थे। तो कंपैक्शन का ये क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे तो कंपैक्शन लिखा है ये। ठीक है, तो कंपैक्शन का ये क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, अगर उसको नहीं करना चाहते तो डाउट था छोड़ देते, आप इसको कर सकते थे दोनों को। प्लेट लोड टेस्ट उसकी सीमा तो हमें पूरा पढ़ाया हूं फिगर के साथ, अच्छा खासा। विभिन्न प्रकार की पाइल फाउंडेशन, अच्छा खासा लिस्ट बना देते सारे पाइल फाउंडेशन का, और सब नाम लिख देते, दो जो है मटेरियल के आधार पर, फंक्शन के आधार पर, और सिर्फ समझा देते, काम खत्म सबका नाम लिख के। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खत्म हुए। अगर हम देखें ना, तो अगर इस पूरे पेपर को सॉल्व करने में, तो हम अगर देखें तो फिर भी अगर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे तो 45 प्लस, मतलब 45 नंबर का तो एकदम अच्छे से आया हुआ है। अगर आप 45 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते, 5 नंबर सिर्फ यही दूसरे वाले में लैग करते, बाकी आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते थे अच्छे से। सोचिए आप कि मोस्ट का कितना फायदा आपको मिल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, मोस्ट आप जरूर फोकस करिए। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप वेस्ट वाटर इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि WW वेस्ट वाटर इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाई अभी कैसे करेंगे कल तक। देखिए, इसकी पढ़ाई करने के लिए मैं आपको सबसे पहली चीज ये बताया हूं कि बच्चे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्या? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सभी लोग को जो भी प्रैक्टिस करनी है, ध्यान सुन ले, अभी आज रात में, यानी कि अभी से लेके बैठ जाइए नाश्ता वास्ता करने के बाद, पहले तो आप वीडियो देख लीजिए सबका एक बार वीडियो देख लीजिए, फास्ट ट्रैक पर करके, 1.25 ट्रैक पर करके। यूट्यूब वाले यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन वाले एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला भी एक वीडियो इसका डला हुआ है, वहां से केवल एक थोड़ा संक्षिप्त जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन सा ज्यादा फोकस करें। प्रैक्टिस में क्या करना है कि सबसे पहले आज नाइट तक वीडियो देख के करें, यानी कि फर्स्ट आज क्या करें, वीडियो देखें। वीडियो में कैसे बनवाया गया है, कैसे किया गया है, उसके बारे में समझ लें सारी चीजें, कि फिगर समझ में आ जाए, शुरुआत कहां से फिगर का करना है। कल सुबह उठने के बाद आप क्या करिए, अपने जो नोट्स बनाए होंगे ना, इसका भी नोट्स होगा, या नहीं है तो एप्लीकेशन पर है, वहां से लेकर नोट्स को फिर रफली प्रैक्टिस करिए। नोट्स से क्या करिए, कल पूरा रफली प्रैक्टिस करिए, फिर जाइए आप लोग ध्यान देने। रफली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम करना है वेस्ट वाटर इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग कल के पेपर के लिए। तो आपको सबसे पहले आज रात तक वीडियो सारे देखने हैं और रफली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन सारे अच्छे से क्या हो, सॉल्व हो जाए। ठीक, चलिए फिर, ओके, बाय बाय। सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। और पेपर देखिए धैर्य से दीजिए, बहुत ज्यादा इधर से उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं भी मान लीजिए कि कर पा रहे हैं आप, नहीं हो सकता कुछ अलग से क्वेश्चन पूछ दे, जैसे सवाल में का क्वेश्चन पूछ दिया, तो अथवा में तो है ना वो, तो आपका काम हो जाना है। तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, बस उठाइए नोट्स, उसी को पढ़िए बार बार। ठीक है,
चलिए ओके बाय बाय। और कल इफिशियंसी अपना बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। पहले जो ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन है WWI में वही करिएगा, फिर छोटे नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। चलिए ओके बाय बाय, लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।